नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या के 60वें सप्ताह में अंकित ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड प्लानेटरी गियर्स पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर चर्चा करने से पहले हम यह समझते हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम इंजन द्वारा विकसित शक्ति को ड्राइविंग पहियों पर ट्रांसमिट करने को ट्रांसमिशन सिस्टम कहा जाता है। अर्थात इंजन में जब पावर डेवलप होती है तो उस पावर को पिछले पहिए ड्राइविंग पहिए अर्थात जो पहिए में पावर ट्रांसमिट होती है तो पिछले पहिए तक पहुंचाया कैसे जाएगा, इसके लिए जो व्यवस्था होती है उसी व्यवस्था को हम ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। इसमें एक या एक से अधिक पार्ट्स आपस में जोड़े जाते हैं। जैसे आप यहाँ फिगर में देखिए, इसको अच्छे ढंग से आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक इंजन है, इंजन की जो पावर डेवलप हो रही है वो आगे जाती है ट्रांसमिशन सिस्टम पर। तो ट्रांसमिशन सिस्टम इसको आगे ट्रांसमिट कर देती है ड्राइव शाफ्ट या जिसको प्रोपेलर शाफ्ट भी कहते हैं। तो पावर हमारी ट्रांसमिशन से प्रोपेलर शाफ्ट पर आती है जो एक यूनिवर्सल जॉइंट द्वारा कनेक्टेड रहती है। यहाँ से यह फिर डिफरेंशियल पर जाती है। डिफरेंशियल से जाने के बाद यह हाफ शाफ्ट द्वारा पिछले एक्सल पर हाफ पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। अर्थात आधी शक्ति लेफ्ट व्हील पर, आधी शक्ति हमारी राइट व्हील पर ट्रांसमिट हो जाती है। तो आपने इसमें देखा कि इंजन की पावर को एक ऐसे चेन की विधि द्वारा एक चेन ऐसी कड़ी स्थापित की गई है कई पार्ट्सों को मिला करके कि हमारी पावर पिछले पहिए तक जा सके। तो ऐसी व्यवस्था को ही हम ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। यह अलग अलग गाड़ियों में उनकी क्षमता के अनुसार हमको पावर कैसी चाहिए इसके अनुसार अलग अलग हो सकती है। इस फिगर में आप व्हील ड्राइव को समझ सकते हैं कि रियर व्हील ड्राइव कौन सी होती है, फ्रंट व्हील ड्राइव किसे कहा जाता है। तो पहले फिगर को आप देखिए, इसमें रियर व्हील ड्राइव को दर्शाया गया है। इसमें क्या मुख्य बिंदु इसके क्या हैं कि इसमें देखिए इंजन हमारा फ्रंट साइड में है, यहाँ से पावर डेवलप होती है ट्रांसमिशन सिस्टम के द्वारा, यह पिछले पहिए की ओर अग्रसर होती है। यहाँ से फिर यह ड्राइव शाफ्ट अर्थात प्रोपेलर शाफ्ट पर ट्रांसमिट होती है। फिर हमारी रियर जिसको डिफरेंशियल भी कहते हैं वहाँ पर ट्रांसमिट होती है। वहाँ के बाद ये पिछले दोनों पहियों पर ट्रांसमिट हो जाती है। तो इसमें मुख्य बात क्या रही गौर करने वाली, वह यह है कि इंजन की पावर फ्रंट से निकल करके पिछले पहिए पर पहुँचती है। तो अगर इंजन की पावर पिछले पहिए पर जा रही है अर्थात पीछे की ओर जा रही है तो ऐसी ड्राइव हमारी रियर व्हील ड्राइव कहलाएगी। इसके अपोजिट में जब हम बात करते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव की, इसमें क्या होता है, अगर इंजन हमारा फ्रंट में स्थित है तो जो पावर डेवलप हो रही है वो पीछे न जा कर के अगले दोनों पहियों पर ही ट्रांसमिट होती है। एक ट्रांसफ़र केस के द्वारा इन दोनों पहियों पर ट्रांसमिट होती है। यानी इंजन में जो पावर डेवलप हो रहा है उसको हम पिछले पहिए पर न भेज करके आगे के ही पहियों पर भेज रहे हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि पावर किस पहिए पर जा रही है। प्रथम चित्र में यहाँ पर पावर हमारी पिछले पहिए पर गई अर्थात पीछे के दोनों पहिए लाइव कहलाएंगे। तो जो पहिए लाइव हैं उसी को ड्राइव कहा जाता है, यानी वही हमारा ड्राइव व्हील का काम करता है। तो पहले फिगर में जो हमारा पावर है वो पिछले पहिए पर गई इसलिए इसको रियर व्हील ड्राइव कहेंगे। और जो दूसरा चित्र है इसमें हमारी पावर फ्रंट व्हील पे ही गई है इसलिए इसको फ्रंट व्हील ड्राइव कहेंगे। तो दोनों में आपने जो प्रमुख अंतर है वह समझ गए होंगे कि रियर व्हील ड्राइव क्या है, फ्रंट व्हील ड्राइव क्या है। अब दोनों के बारे में आप अंतर विभेद कर पाएंगे। रियर व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव ये दोनों कैटेगरी के जो ड्राइव है ये अलग अलग व्हीकल में अलग अलग प्रयोग होते हैं। आप दोनों को आपने देखा भी होगा। आपकी जो फ्रंट व्हील ड्राइव है यह स्पेशली छोटी गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है, या आप कह सकते हैं जैसे आपकी कार है, कार में ज़्यादातर आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव प्रयोग की जाती है, क्योंकि इसमें
अगर हम रियर व्हील ड्राइव इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमको एक प्रोपेलर शाफ्ट की आवश्यकता होगी, और प्रोपेलर शाफ्ट लगाने से हमारा इंजन और यानी चेचिस के मध्य जो बॉडी से क्लियरेंस होगा ग्राउंड से, उसको ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो कार में यह इतना पॉसिबिलिटी नहीं होता क्लियरेंस रखना, या जो डिज़ाइन की जाती है उसके अनुसार इतना पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें जो है फ्रंट व्हील ड्राइव ही प्रीफर किया जाता है। रियर व्हील ड्राइव में कार में आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं जो थोड़ी ऊंची हैं, जैसे आपकी मारुति जिप्सी हो गई जो बहुत फेमस ब्रांड है मारुति का, उसके बारे में आपने देखा होगा, थार है, ये सब रियर व्हील ड्राइव पर कार्य करती हैं। इसमें जो इंजन की पावर है एक शाफ्ट की मदद से पिछले पहिए पर जाती है और फ्रंट व्हील ड्राइव भी होती है। चूँकि ये जो हमारी मारुति की मॉडल हो गई जो जिप्सी है और महिंद्रा की जो थार है, यह 4x4 अर्थात इसके सभी पहिए लाइव अवस्था में होते हैं। लाइव का मतलब इसके फ्रंट ड्राइव भी इसमें होती है और रियर व्हील ड्राइव होती है। इसको एक ट्रांसफ़र केस के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। आप जब ज़रूरत होगा तो आप, अगर आपको अधिक टार्क की आवश्यकता है तो आप 4 व्हील ड्राइव यूज कर सकते हैं। आपको कम टार्क की आवश्यकता है, स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो आप 2 व्हील ड्राइव का प्रयोग कर सकते हैं। यह दोनों ऑप्शन आपकी मारुति जिप्सी हो गई और महिंद्रा की थार हो गई, इसमें अवेलेबल है। तो और जितनी भी हमारी बड़ी गाड़ियां हैं, चाहे ट्रक हो, बस हो, इसमें अधिकतर आपकी रियर व्हील ड्राइव ही इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इनकी जो बॉडी लंबाई होती है वो काफ़ी अधिक होती है और पिछले पहिए पर पावर ज़्यादा, चूँकि इनका मुख्य काम होता है खींचने का। ये सब मालवाहक गाड़ियाँ होती हैं तो इसको पिछले पहिए पर ज़्यादा पावर लगाने की आवश्यकता होती है। तो एक शाफ्ट की मदद से इंजन की पावर को पिछले पहिए तक पहुंचाई जाती है। तो आपने यहाँ पे जाना कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जितनी आपकी कमर्शियल लगेज गाड़ियाँ हैं, उसमें रियर व्हील ड्राइव इस्तेमाल होती है, और जो हमारी 2 व्हील ड्राइव है यह हमारी कार में, छोटी गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि मैनुअल ट्रांसमिशन क्या होता है। ट्रांसमिशन को समझने से पहले मैनुअल ट्रांसमिशन और हमारा जो अन्य प्रकार के ट्रांसमिशन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो ट्रांसमिशन है वह मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें जो ट्रांसमिशन है वह मैनुअली ढंग से होता है, अर्थात जो ड्राइवर है उसको गियर को इंगेज करने के लिए शिफ्ट करना पड़ता है। जिस भी गाड़ी में जिस नंबर पर ड्राइवर उसको चलाना चाहता है उसको मैनुअली उस नंबर के गियर पर उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। इसमें ड्राइवर अपने ज़रूरत के हिसाब से जो गियर बॉक्स है उसमें अपने जो नंबर ऑफ गियर्स हैं उसको सेलेक्ट कर सकता है। जब बैक होना हो, 1 नंबर पे चलना हो, 2 नंबर पे चलना हो या ऊपर के गियरों पे चलना हो तो वो उसको मैनुअली ढंग से सेलेक्ट कर सकता है। तो गियर लगाते कैसे हैं? सबसे पहले क्लच को फुली डिप्रेस किया जाता है, उसके बाद गियर को इंगेज किया जाता है। फिर पहले गियर पे, पहले नंबर गियर पर है गाड़ी तो उसको क्लच को आप धीरे धीरे छोड़ते हैं, उसको कहते हैं क्लच स्लिप्स। तो उसके बाद इंजन का टार्क हमारे गियर के माध्यम से पिछले पहिए पर ट्रांसमिट होने लगती है। तो धीरे धीरे जब गाड़ी मूव करती है तो क्लच पेडल को फुली रिलीज कर दिया जाता है और अन्य गियरों में केवल आप क्लच पूरा दबा करके नेक्स्ट गियर पर शिफ्ट करते हैं और क्लच को तुरंत छोड़ देते हैं। तो यह हुआ मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर कैसे चुनते हैं, कैसे लगाते हैं, यह उसका तरीका हो गया कि क्लच को पहले फुली दबाएंगे, उसके बाद जो हमारा गियर है 1 नंबर पे अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 नंबर गियर को सिलेक्ट किया हमने, फिर क्लच को धीरे धीरे छोड़ा, उसी को हम क्लच स्लिपिंग कहते हैं। तो धीरे धीरे छोड़ने से जब हमारी व्हीकल आगे मूव करती है तो उसके बाद हम क्लच को फुली रिलीज कर देते हैं, जिससे हमारी गाड़ी पूरी तरीके से आगे बढ़ती है। और जब भी हम हायर गियर को सिलेक्ट करेंगे तो पहले क्लच को पूरा दबाएंगे, उसके बाद गियर को सिलेक्ट करने के बाद क्लच को फुली रिलीज कर देंगे। यह होता है मैनुअल ट्रांसमिशन में गियर को लगाने और न्यूट्रल करने का तरीका। अगर हम मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के प्रकार के बारे में बात करें तो यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जो अलग अलग गाड़ियों के मॉडल में अलग अलग लगाई जाती है। आजकल की जो गाड़ियां जो मैनुअल ट्रांसमिशन पर आधारित है उस सब में मैक्सिमम हमारी सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि यह तीनों ट्रांसमिशन सिस्टम कौन कौन से हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन में जो 3
ट्रांसमिशन सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। उसमें से पहला है स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे, मतलब इसमें जो गियरों का समायोजन है, एक दूसरे से लिंकेज है, वह स्लाइडिंग द्वारा किया जाता है। अर्थात इसके लिए एक फोर्क लगा होता है गियर बॉक्स में, जो कार्य करता है कि गियर को स्लाइड करके, तो एक गियर को स्लाइड करके दूसरे गियर के साथ इंगेज किया जाता है। तो इसी को मेशिंग कहते हैं। आप जानते हैं किसी भी गियर बॉक्स में दो प्रकार की शाफ्ट प्रयोग की जाती है। एक होता है प्राइमरी शाफ्ट, और प्राइमरी शाफ्ट में जो गियर अटैच होते हैं वो काउंटर शाफ्ट के गियर से लिंक होते हैं। तो स्लाइडिंग मेश गियर बॉक्स में एक फोर्क की मदद से जो हमारा प्राइमरी शाफ्ट के गियर हैं वो उसको हम काउंटर शाफ्ट के गियर से लिंक करते हैं। तो यह शिफ्टिंग हमारी एक फोर्क द्वारा की जाती है गियर को स्लाइड करके, इसलिए ऐसे ट्रांसमिशन सिस्टम को स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन सिस्टम कहा जाता है। दूसरा जो मैनुअल ट्रांसमिशन के प्रकार में है वह है कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन। यह पिछली प्रणाली जैसे ही है, पर इसमें जो गियर है वह पहले से ही इंगेज रहता है। अर्थात स्लाइडिंग मेश में आपने देखा कि गियर को शिफ्ट करके दूसरे गियर के साथ जोड़ा जाता है, परंतु इसमें कांस्टेंट मेश अर्थात हमेशा ही उसके साथ कांटेक्ट में रहता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि दो शाफ्ट एक दूसरे से फ्री अवस्था में रहते हैं। जिस भी गियर वाले शाफ्ट को जोड़ना होता है उसको लॉक कर दिया जाता है। लॉक करने के लिए इसमें एक सिंक्रोनाइजिंग यूनिट का प्रयोग होता है, जो काउंटर गियर के साथ जिस भी निर्दिष्ट गियर अर्थात जिस भी गियर को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस वाले गियर को वह लॉक कर देगा। तो लॉक करने से क्या होगा, वह एक यूनिट के रूप में कार्य करेगी। अर्थात जिस नंबर को आपने सिलेक्ट किया है अब वह ही केवल घूमेगा, वही ही पावर ट्रांसमिट कर सकता है, बाकी फ्रीली मूव करेंगे। बाकी जितने गियर हैं वह भी घूमेंगे पर वह पावर नहीं ट्रांसमिट कर सकते, चूँकि वह फ्री अवस्था में है और जो गियर हमने लॉक किया वही आगे पावर को ट्रांसमिट करेगा आउटपुट शाफ्ट पर। अगली जो महत्वपूर्ण ट्रांसमिशन सिस्टम है तीसरा, वह है सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन सिस्टम। यह आजकल की जितने भी मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें यही इस्तेमाल होता है। सभी बड़ी गाड़ियों में भी यही प्रकार के सिंक्रोमेश टाइप का जो ट्रांसमिशन गियर बॉक्स है वही इस्तेमाल होता है। इसमें भी कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन के जैसा ही प्रणाली होती है, परंतु इसमें एक और प्रणाली ऐड की जाती है, ब्रास रिंग और डार्क क्लच। यह एक सिस्टम के रूप में कार्य करता है। इसमें जब गियर को लगाते हैं तो इसका जो रिंग है, ब्रास रिंग है, वह इसको उसी गियर के जो स्पीड पे घूम रही है आपकी प्राइमरी शाफ्ट उसी स्पीड पर लाता है। लाने के बाद तब रिंग को जब आप सेलेक्ट करते हैं जिस नंबर पर, तो उसके साथ उसको लॉक कर देता है। तो ये इस प्रकार की प्रणाली आपकी सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन सिस्टम कहलाती है। तो आपने देखा कि मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में तीन प्रकार की प्रणाली यूज की जा रही है। एक है स्लाइडिंग मेश ट्रांसमिशन, दूसरा है कांस्टेंट मेश ट्रांसमिशन, तीसरा है सिंक्रोमेश ट्रांसमिशन। तीनों की अलग अलग कार्य हैं, तीनों के कार्य करने का तरीका के सिद्धांत अलग अलग हैं। अब इतना समझने के पश्चात अब हम मुख्य बात करते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब आप नाम देख करके यह समझ गए होंगे कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या है। ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित। अब आप इसके विषय में यह अपने मन में ज़रूर बैठा लिए होंगे, या मन में आपके विचार आ रहा होगा कि इस ट्रांसमिशन में सभी कुछ ऑटोमेटिक ढंग से होता है, ड्राइवर को कुछ नहीं करना होता है, सभी चीज़ें ऑटोमेटिक रूप से होती हैं। तो आपका यह सोचना ज़्यादा निरर्थक नहीं है। हाँ, पर सभी चीज़ें ऑटोमेटिक ढंग से नहीं होती, उसमें कुछ ड्राइवर को करना पड़ता है। करने के पश्चात ड्राइवर द्वारा कुछ कार्य करने के पश्चात आगे की प्रणाली या फुली ऑटोमेटिक हो जाती है। तो हम समझते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन क्या होता है। आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली जब गाड़ी देखेंगे तो मैनुअली ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो मुख्य अंतर पाएंगे वह है क्लच पैडल का ना होना। अर्थात ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी में आपको क्लच पैडल नहीं मिलेगी। आप जब भी कोई गाड़ी को देखते हैं, जब भी आप ड्राइव करने जाते हैं, तो मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी में आपको तीन मुख्य जो पार्ट्स दिखते हैं ड्राइव करने के लिए, वो होता है ABC अर्थात एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच। तो जब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ी आप ड्राइव करेंगे तो उसमें एक्सीलरेटर रहेगा, ब्रेक का पैडल रहेगा, पर क्लच का पैडल नहीं रहेगा। तो जो मुख्य रूप से दोनों में आप फिजिकली अंतर
डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे वह है कि क्लच पैडल का न होना। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में जो ड्राइवर है वह गियर को मैनुअली ढंग से कैसे सिलेक्ट करता था, आपको याद होगा कि पहले वह क्लच को फुली डिप्रेस करता था, उसके बाद गियर को इंगेज करता था। पर यहाँ पर आपने देखा कि क्लच तो है ही नहीं, तब कैसे इंगेज करेगा। तो इसमें ड्राइव करने की प्रणाली थोड़ी सी मैनुअल ट्रांसमिशन से डिफरेंट है। इसमें जब ड्राइवर को ड्राइव करना होता है तो वह ब्रेक को दबाता है और एक्सीलेटर पैडल को दबाता है केवल। तो जब भी आप लीवर को देखेंगे कि जहाँ पर लीवर बना हुआ है गियर को सिलेक्ट करने के लिए, तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ऐसा सिस्टम रहेगा। वहाँ पर 4 मोड दिए रहेंगे, P, R, N, D और 1, 2। तो ये आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जो भी जहाँ पर गियर लीवर का दिया हुआ है इंजन के पास, आप जब भी केबिन में बैठेंगे ड्राइव करने के लिए तो वहाँ पर लीवर के पास आपको ऐसे 4 संकेत मिलेंगे दिखे हुए, P, R, N, D। P का मतलब है पार्किंग, R का मतलब है रिवर्स, N का मतलब है न्यूट्रल, D का मतलब है ड्राइव, 1, 2 का मतलब है गियर ड्राइव में 1 और 2 मोड पर है। तो ड्राइवर को जो भी कार्य करना है, जैसे P से अगर उसको पार्किंग करना है तो लीवर को पार्क मोड पे रख देगा, और R जब भी गाड़ी को रिवर्स यानी पीछे की तरफ चलाना है तो उस मोड में R मोड पे ले जाना होगा, N से न्यूट्रल कर देगा। अब गाड़ी को फॉरवर्ड मोशन में कैसे चलाते हैं वह है D मोड, D अर्थात ड्राइव मोड। तो ड्राइवर को पहले D मोड में डालना पड़ेगा। तो एक बार लीवर को ड्राइवर जब D मोड में डाल देगा तो उसके बाद ड्राइवर केवल एक्सीलेटर को प्रेस करेगा। ज़रूरत जितना एक्सीलेटर वह प्रेस करेगा उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे ही एक्सीलेटर पर प्रेशर कम करेगा स्पीड ऑटोमेटिक कम होने लगेगी, अर्थात स्पीड घटाने बढ़ाने के लिए बार बार लीवर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैनुअल ट्रांसमिशन में हर बार स्पीड बढ़ाने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए लीवर को बार बार ऊपर नंबर या नीचे नंबर पर सिलेक्ट करना होता है। पर यहाँ पर क्या है कि एक बार ड्राइवर को केवल ड्राइव मोड पर डाल देना है, उसके बाद यह स्वतः ही कार्य करता रहेगा। आपके जो ड्राइवर द्वारा एक्सीलेटर पर जितना दबाव दिया जाएगा उसी के अनुसार यह आगे की जो नंबर ऑफ गियर है ऑटोमेटिक ढंग से सिलेक्ट करते हुए स्पीड को घटाएगा या तो बढ़ाएगा, जैसा ड्राइवर द्वारा एक्सीलेटर पर दबाव डाला जा रहा है। और एक मोड आपने 1, 2 देखा, तो यह ट्रैफिक में चलने के लिए है। ट्रैफिक में आप जानते हैं कि गाड़ी को ज़्यादा रफ्तार में आप चला नहीं सकते, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आपने 2 नंबर पे सेलेक्ट कर दिया है तो गाड़ी आपकी 1 और 2 मैक्सिमम 2 नंबर गियर पर चलेगी, और अगर आप एक्सीलेटर कम करते हैं तो 1 नंबर पे, यानी जो गाड़ी है आपकी 1 और 2 नंबर पर ही चलती रहेगी। तो यह ज़्यादातर आप ट्रैफिक, अगर आपके सिटी में ट्रैफिक ज़्यादा है तो वहाँ पर यह प्रयोग किया जाता है। तो अब आप दोनों प्रणाली को समझ गए होंगे कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कैसे ड्राइव की जाती है, मैनुअल ट्रांसमिशन से ये कितना भिन्न है, ड्राइवर को क्या सहूलियत है या ड्राइवर को क्या कठिनाई है। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ड्राइवर के लिए बहुत आसान है, ट्रैफिक में चलाना काफ़ी आसान है, थकावट नहीं होती है, और इसकी जो ड्राइविंग है काफ़ी स्मूथ होती है, और आपको ड्राइविंग का एक अलग ही मज़ा मिलता है। तो जो कार की ड्राइविंग है वह ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उसको और स्मूथ बना देता है और हैप्पीनेस आपके सफ़र को बना देता है, जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का मेन पर्पज़ ही यही है कि यह ड्राइवर के एफर्ट को कम से कम करे, ताकि उसको लंबे टूर पर कोई थकावट ना हो और एक सुखद यात्रा का एहसास हो। अब हम चर्चा करते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के भाग कौन कौन से हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के जब गियर बॉक्स को आप देखेंगे तो उसमें मुख्यतः आप जो पार्ट्स पाएंगे वह है, सबसे जो फ्रंट में लगा रहता है वह है टार्क कन्वर्टर, वहीं पर ऑयल पंप होता है, और गियरों को सिलेक्ट करने के लिए एक प्लानेटरी गियर का सेट होता है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में प्लानेटरी गियर का सेट लगाया जाता है। कितने नंबर के गियर उसमें लगाने हैं यह प्लानेटरी गियर के सेट पर डिपेंड करता है। और वहीं पर क्लच पैक्स भी होते हैं जो ऑटोमेटिक रूप से इसके साथ गियर के साथ इंगेज और डिसएंगेज होता रहता है, और नीचे वाल्व होता है जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल भरा होता है। तो इसके जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं वह टार्क कन्वर्टर हैं, ऑयल पंप है, प्लानेटरी गियर सेट है और क्लच का पैक है।
और सबसे बाहर जो लगा होता है वो आउटपुट शाफ्ट है। तो इसके यह महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है वह है टार्क कन्वर्टर। टार्क कन्वर्टर का मुख्य रूप से काम होता है कि इंजन में ट्रांसमिट होने वाली जो पावर है इनपुट शाफ्ट से आउटपुट शाफ्ट तक ट्रांसमिट करना, यानी इंजन की पावर को लेकर के जो ट्रांसमिशन सिस्टम है इसके इनपुट शाफ्ट में ट्रांसमिट करना। तो इंजन की पावर पहले डायरेक्टली आपके टार्क कन्वर्टर में आती है, वहाँ से यह इनपुट शाफ्ट पर ट्रांसमिट कर देती है। तो इसमें जो कुछ कंडीशन होते हैं, इसका मेन कंडीशन क्या है कि यह जो आने वाली टार्क है उसको कई गुना तक बढ़ा देता है, यानी प्राइमरी शाफ्ट पर भेजने से पहले टार्क कन्वर्टर इस टार्क को जो इंजन से हमको मिल रही है इसको कई गुना बढ़ा देता है। चूँकि इसमें डायरेक्टली रूप से क्लच का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, तो यह और जो इंगेजमेंट है यह हाइड्रोलिकली एक दूसरे से कनेक्ट होता है। इसके जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं वह है टरबाइन है, दूसरे छोर पर पंप है, और इसका प्राइमरी शाफ्ट है, और फ्लाईव्हील की तरह आउटपुट शाफ्ट है। तो इसमें जो पावर है वह डायरेक्टली इनपुट शाफ्ट पर स्मूथली ढंग से ट्रांसमिट होती है। इसलिए ऐसी ड्राइव आपकी बहुत स्मूथ ऑपरेशन में मदद करती है और आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में एक स्मूथ ड्राइव का लुत्फ मिलता है। जैसा कि हमने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के पार्ट्स में आपको बताया कि इसके महत्वपूर्ण पार्ट्स में प्लानेटरी गियर भी होता है। प्लानेटरी गियर का सेट जो फिक्स किया जाता है वह इस बात पर निर्भर करता है कि गियर बॉक्स आपको कितने साइज़ का बनाना है, कितने गियर रेशियो का बनाना है। उसके लिए अलग अलग प्लानेटरी गियर का सेट उसमें असेंबल किया जाता है। तो प्लानेटरी गियर हमारे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। इसका मुख्य काम है यह ड्राइव एक्सल के आने वाले पावर को कई गुना बढ़ा देना। तो प्लानेटरी गियर के जो मुख्य पार्ट्स हैं वह है एक सन गियर है, प्लानेट पिनियन गियर है, एक कैरियर है एनुलस जिसमें आंतरिक दांते बने होते हैं। इंजन में जो भी इंजन की पावर को जब गियर बॉक्स में ट्रांसमिट किया जाता है तो किसी भी प्रकार का गियर बॉक्स का जो मूल सिद्धांत होता है वह गियर रेशियो का होता है। तो गियर रेशियो आपके जो ड्राइविंग मेंबर है और ड्राइवर मेंबर, अर्थात ड्राइविंग मेंबर क्या होता है जो जिसको पावर किसी अन्य के द्वारा मिलती है, और ड्राइवर है जो इंजन से डायरेक्टली पावर लेता है। तो आपको ने शुरू में ही हमने बताया था कि इंजन के गियर बॉक्स में दो प्रकार की शाफ्टें प्रयोग होती हैं, एक प्राइमरी शाफ्ट है, दूसरा काउंटर शाफ्ट है। तो प्राइमरी शाफ्ट आपका ड्राइवर शाफ्ट हुआ और जो हमारा काउंटर शाफ्ट है वह ड्राइवर शाफ्ट हुआ। तो गियर रेशियो से ही हम यह पता लगा सकते हैं कि इसमें हमारा स्पीड किस गियर पर कितना मिलेगा या किस गियर पर टार्क का रेशियो क्या मिलेगा, अर्थात जो इंजन से पावर आ रही है उसका कितने अनुपात में हमको आउटपुट शाफ्ट पर पावर या टार्क मिलेगी। तो गियर रेशियो से हम पता लगा सकते हैं। इसमें क्या हर गियर में फिक्स नंबर ऑफ दांते अर्थात टीथ कटे होते हैं, उन टीथों की संख्या के आधार पर हम गियर रेशियो निकाल सकते हैं। इसमें प्रत्येक ग्रह के गियर सेट जब स्पिन करते हैं या आराम में यानी रेस्ट पोजीशन में एक दूसरे से समायोजित किए जा सकते हैं। ग्रहों के गियर के माध्यम से पावर हस्तांतरण केवल तभी संभव है जब सदस्यों में से एक को रेस्ट पोजीशन पर रखा जाता है। अर्थात प्लानेटरी गियर के कार्य करने का जो मूल सिद्धांत यह है कि इसमें जब भी पावर का ट्रांसमिशन होगा वह केवल तभी पॉसिबल होगा जब इसके जितने भी सदस्य हैं उसमें किसी एक को रेस्ट पोजीशन में रखा जाए या किसी दो सदस्य को एक असेंबल या लॉक्ड पोजीशन में रखा जाए। तो पावर हमारी जो हमारी प्लानेटरी गियर सेट है उसमें पावर दो माध्यम से ट्रांसमिट हो सकती है। एक तब जब किसी एक को रेस्ट पोजीशन पे रखा जाए या किसी दो को एक साथ लॉक किया जाए, तब हमारी पावर आउटपुट शाफ्ट पर ट्रांसमिट हो सकती है। यही प्लानेटरी गियर के कार्य करने का मूल सिद्धांत है। और टार्क कितना जाएगा वह हम गियर रेशियो से निकालते हैं। यह होता है जो नंबर ऑफ टीथ हैं वो ड्राइविंग में कितने हैं और जितने भी ड्राइवर शाफ्ट है उसमें नंबर ऑफ टीथ, ड्राइवर शाफ्ट के साथ जो गियर हैं उसमें कितने नंबर ऑफ टीथ हैं, इन दोनों का रेशियो होता है। तो गियर रेशियो से ही जो आउटपुट पर हमको कितना टार्क मिलेगा, कितना स्पीड प्राप्त होगा, यह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लानेटरी गियर में देखा कि जब भी पावर ट्रांसमिट होती है तो किसी एक मेंबर को
फिक्स किया जाता है या किसी दो मेंबर को एक साथ लॉक किया जाता है। और जब भी किसी भी एक सदस्य का उपयोग ड्राइविंग या इनपुट सदस्य के रूप में किया जा सकता है, अर्थात प्लानेटरी गियर में किसी भी मेंबर का उपयोग किसी भी समय ड्राइविंग या इनपुट शाफ्ट के रूप में किया जा सकता है, या किसी सदस्य को रोटेशन में रखा जा सकता है, अर्थात चारों पार्ट्स में से किसी को भी रोटेशन में लिया जा सकता है या किसी को भी फिक्स किया जा सकता है। अभी तक आपने ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में जाना, दोनों में प्रमुख अंतर क्या है इसको भी समझ लिया होगा। तो अगर हम दोनों ट्रांसमिशन के बारे में तुलना करें तो जो मुख्य बातें निकल के आती हैं वह यह है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले व्हीकल को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर में किसी विशेष कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। विशेष कौशल से मतलब है कि जैसे आप मैनुअल ट्रांसमिशन में गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर को पहले ड्राइविंग स्किल आनी चाहिए। ड्राइविंग स्किल से मतलब है कि उसमें आपको क्लच के साथ किस नंबर को कैसे एक्सीलेटर और क्लच का जो सामंजस्य बनाना पड़ता है वह एक स्किल से आती है। अर्थात शुरू में जब गाड़ी को आप उठाते हैं तो आपने गौर किया होगा कि क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक इत्यादि को एक साथ सामंजस्य करने की स्किल होनी चाहिए, तभी वह ड्राइवर गाड़ी को सफलतापूर्वक आगे चला पाता है। तो लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में ऐसा नहीं है। इसमें हमने आपको बताया कि इसमें चूँकि क्लच का प्रयोग नहीं है तो ड्राइवर को केवल एक्सीलेटर और ब्रेक का को देखना है। तो जैसे ही एक्सीलेटर को वो आगे करेगा तो गाड़ी आपकी आगे मूव करती है। अर्थात ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काफ़ी इजी है, इसको चलाने के लिए कोई विशेष स्किल की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप जब भी कभी ट्रैफिक में यात्रा करते हैं तो ट्रैफिक में आपको चूँकि वहाँ पर भीड़ या रश ज़्यादा होती है, तो अगर मैनुअल ट्रांसमिशन की आपके पास व्हीकल है तो आपको बार बार गियर को शिफ्ट करना पड़ता है। अर्थात जब भी आपको स्पीड को कम करना पड़ता है आपको फिर शिफ्ट करना पड़ता है लीवर को। तो यह कठिनाई मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम में देखने को मिलती है जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नहीं मिलती है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आप एक बार जिस मोड पे लगा देंगे तो वह उसमें जो हमारे गियर की शिफ्टिंग है वह उसी रेंज में आप ऑटोमेटिक ढंग से शिफ्ट करती रहेगी। तो जो मुख्य अंतर आपने पाया वह है कि यातायात में ड्राइविंग करना काफ़ी सुगम हो जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में। और अगर कास्ट की बात की जाए, चूँकि इसमें सभी चीज़ें जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन जो गियर की शिफ्टिंग है, सब कुछ ऑटोमेटिक ढंग से होता है, तो इसका जो अन्य व्यवस्थाएं इस सिस्टम को चलाने के लिए लगाई जाती हैं वह काफ़ी कास्टली पड़ जाती हैं। तो अगर दोनों के कास्ट की तुलना की जाए तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का कास्ट मैनुअल ट्रांसमिशन के कास्ट से कहीं ज़्यादा पड़ता है। आप अगर नॉर्मल गाड़ी किसी भी मॉडल की लेते हैं, जैसे आप होंडा अमेज की बात कर लें, तो होंडा अमेज में अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी लेते हैं टॉप वर्जन में तो लगभग आपको 8.5 लाख की पड़ती है। वही आप जब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेते हैं तो वह लगभग 9.5 लाख की पड़ती है। तो यानी होंडा अमेज आपकी मैनुअल ट्रांसमिशन में 8.5 लाख की पड़ रही है, और उसी मॉडल के सेम फीचर में आपको जब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जाते हैं तो वह 9.5 लाख के अप्रॉक्स पड़ती है। तो इतना ज़्यादा जो कास्ट का अंतर है तो कस्टमर को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। पर अगर आपकी ज़रूरत शहर में चलने की है तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज़्यादा उचित है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की दूसरी जो ड्रॉबैक है वह यह है कि इसमें जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो काफ़ी लो होती है एज़ कम्पेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन सिस्टम। चूँकि इसमें क्लच होता नहीं तो ड्राइवर को केवल एक्सीलेटर प्रयोग करना है, तो एक्सीलेटर प्रयोग करने के दौरान बार बार क्लच ऑटोमेटिक ढंग से ट्रांसमिट होता रहता है, जिससे कहीं ना कहीं फ्यूल इकोनॉमी हमारी प्रभावित होती है। तो आज के इस प्रशिक्षण में आपने प्रमुख रूप से जाना कि ट्रांसमिशन सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन के बीच में प्रमुख अंतर क्या है, दोनों में निर्माण संबंधी विवरण क्या है, प्लानेटरी गियर का कार्य सिद्धांत क्या है, इत्यादि के बारे में इस प्रशिक्षण में आपने जाना है। इस टॉपिक से संबंधित आप अन्य जानकारी के लिए यहाँ पर दिए गए लिंक पर आप इंटरनेट की मदद से सर्च कर सकते हैं, और अन्य जानकारी आपको वीडियो और PDF वर्जन में इस साइटों पर उपलब्ध है। आप इसको इंटरनेट की मदद से एक्सेस कर सकते हैं।
आज मैंने आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड प्लानिटरी गियर्स पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।